हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इससे पहले अमर शहीद एकांकी हमने लक्ष्मीनारायण रंगा की पढ़ी थी, उससे आगे का चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं और ये 14वां अध्याय है मोहन राकेश का आखिरी चट्टान। ये जो पाठ में आपका ये आखिरी चट्टान जो है ये गद्य विधा के अंदर ये यात्रा संस्मरण है, यानी लेखक ने जो यात्रा की है उसकी स्मृतियों को इस पाठ के माध्यम से आपके बीच में रखा है। सबसे पहले इनका परिचय मैं आपको बता दूं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1972 को 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन हुआ था। ये जानकारी। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में। जीविकोपार्जन तो इसका संधि विच्छेद करें आप। जीविका धन उपार्जन यानी कमाई करना, जीविका चलाने के लिए उपार्जन करना। गुण स्वर संधि इसमें ऐसे उ का मेल हुआ या आ से उ का मेल होकर के ओ बन गया। तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन के रूप में काम किया। इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की पत्रिका सारिका का संपादन किया। देखो, एक पत्रिका है इसका नाम है सारिका, इसका संपादन भी इन्होंने किया। ये याद रखने वाली बात है, सारिका नामक पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया। और आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। ये आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक, इन दो कृतियों के लिए इनको सम्मानित किया गया 1968 में। और 3 दिसंबर 1972 जैसा लिखा हुआ उस दिन इनका निधन हुआ, नई दिल्ली में असमय निधन हुआ। अब इनके उपन्यासों की बात करें तो देखो, एक बार आप ध्यान दें, उपन्यास इनके एक तो हैं अंधेरे बंद कमरे, इसके अलावा अंतराल, इसके अलावा न आने वाला कल, ये इनके उपन्यास हैं। यदि इनके नाटक की बात करें तो इनके नाटकों में आषाढ़ का एक दिन जिसके ऊपर सम्मान मिला था, और आधे अधूरे नाटक आएगा लहरों की राजहंस, कहानियां भी है। कहानी इनकी बात करें तो एक तो एक क्वार्टर, वारिस व अन्य कहानियां, ये इनकी कहानियां गद्य विधा में प्रमुख है। निबंध इनका है वह है परिवेश, ये इनका विशेष निबंध है। और भ्रमण वृत्तांत जो आप पढ़ रहे हो आखिरी चट्टान, ये भ्रमण वृत्तांत या यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाएगा। अब इस पाठ का एक बार मैं आपको परिचय बता देता हूं। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है, यात्रा का स्मरण है। एक यात्रा, लंबी यात्रा लेखक ने की और उसका बहुत ही सुंदर
देखो यात्रा वृत्तांत में क्या होता है कि लेखक आपको जोड़ देता है उस यात्रा से, आपको ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में उस यात्रा में आप शामिल हैं। तो इस प्रकार का दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 यानी ये 3 महीने लगभग के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी, याद रखेंगे इस बात को। मोहन राकेश यह लेखक पाठ के, इन्होंने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण मनुष्य के मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, आपका मन क्या सोचता है, कैसा सोचता है, किस आपके बारे में क्या चिंतन करना चाहिए, इस बात को पकड़ लेना, आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने वाला मनोवैज्ञानिक होता है, आपके मन की बात को जानने वाला। तो मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ, सूक्ष्म बारीकी से समझते थे वो मानव के मनोविज्ञान के बारे में और ये सामाजिक संरचना के बारे में अच्छी समझ रखते थे। यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होते हैं। यानी आप जब इसको पढ़ोगे यात्रा वृत्तांत को, तो लेखक ने जो अनुभव प्रकृति के साथ जुड़ करके किए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में उस यात्रा में आप स्वयं शामिल हैं। इतनी सुंदरता से अपने शब्दों का संयोजन उन्होंने किया है, या शब्द इस प्रकार से आपके सामने डाले हैं कि यात्रा का वो आनंद आप बिना यात्रा किए भी उठा सकते हैं। रोचकता के साथ आपके मनोविज्ञान को जानते हुए उस भावना को उसी परिवेश में, उसी रूप में डालने का जो काम किया मोहन राकेश ने, वो अद्भुत है। तो कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। कन्याकुमारी में अब जाओ आप, गोवा से कन्याकुमारी की यात्रा की, कन्याकुमारी में सूर्योदय के समय कैसा परिवेश होता है और सूर्यास्त के समय कैसा होता है, आप पाठ के अंतिम भाग की तरफ जब चलोगे तो आपको इतनी सूक्ष्मता के साथ उसकी जानकारी मिलेगी कि आप वास्तव में देखते रह जाओगे इस बात को। इतनी सुंदरता के साथ इन्होंने इसको समझाया है कि किस प्रकार से गोवा की यात्रा, गोवा के बाद कन्याकुमारी में जो एक हम हिल पे गए, पहाड़ी पे गए, जहां से सूर्यास्त और सूर्योदय देखे जा सकते हैं, वहां से जो सूर्योदय हमने देखा, जिस प्रकार का चित्र वहां बिंब बना है, वो अपने आप में कितना अनूठा है, उसको अपना शब्दों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन कर दिया। मानो लेखक ने प्रकृति का चित्रांकन किया, अपनी कलम से प्रकृति का वो स्वरूप। देखो, सौंदर्य को शब्द कर पाना कोई खेल नहीं है, सौंदर्य को शब्द बद्ध कर पाना। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, तुलसीदास के एक प्रसंग में है, तुलसीदास ने एक चौपाई में लिखा था कि सीता जब जाती है पुष्प वाटिका में, उद्यान में पुष्प चुनने, वहां गौरी पूजा के लिए, और श्री राम और लक्ष्मण उसी समय उसी पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए गुरु के आदेश से आते हैं। तो सीता की तो नजर नहीं जाती राम लक्ष्मण पे, लेकिन उनकी एक सखी जो इधर कुछ फूल चुनने गई है, वो राम को देखती है। राम और लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य को देख करके वो चकित रह जाती है। अब वो लौट के आती है सीता के पास, राम के इतने और लक्ष्मण के इतने सौंदर्य से वो अभिभूत हो जाती है, उसके पास शब्द नहीं है। कहते हैं सौंदर्य को बांधने के शब्द नहीं है। तो साहब वो सीता कहती है, ऐसे क्या लत बना रखी है तुमने, ये क्या हो गया, बोलो क्या हुआ, क्या देख लिया, ऐसा कुछ भौचक्की हो गई, तुम बिल्कुल बोलती भी नहीं हो, मुंह से उसके शब्द नहीं फूटते हैं। अब वो इतनी सी पंक्ति कहती है, क्या कहती है कि ये जो हमारे नेत्र हैं, नयन बिनु बानी, कि हमारे नेत्र तो हैं लेकिन उसके वाणी नहीं है, वो वाणी से विरक्त हैं। नेत्र हैं वो वाणी से हमारे विरक्त हैं, यानी नेत्रों की वाणी नहीं है और वाणी के नेत्र नहीं है। तो नयन बिनु वाणी के हैं और वाणी नेत्रों के रहित है। अगर हम बोल करके कुछ कहें, इसने एक शब्द कहा, चौपाई बताता हूं मैं आपको, गिरा ए नयन नयन बिनु वाणी। गिरा कहते हैं जबान को, हमारी जिह्वा तो है, जबान तो है, लेकिन ए नयन, उसके नेत्र नहीं है। हम राम लक्ष्मण के सौंदर्य का बखान करें तो कैसे करें, वो उनकी सहेली कह रही सीता की कि मैं राम लक्ष्मण के सौंदर्य का बयान तो करना चाहती हूँ आपके सामने, लेकिन कैसे करूं। तो सीता ने पूछा क्यों नहीं करे, क्या दिक्कत है। बोले गिरा अनैन, मेरी जीभ तो है लेकिन उसके नेत्र नहीं।
जीभ है वो बोल सकती है, लेकिन उसने देखा ही नहीं जीभ ने उनको। तो फिर नयन बिनु बानी, नयनों ने देखा राम लक्ष्मण को, लेकिन बिनु बानी उनके वाणी नहीं है, वो बोल नहीं सकते। अब मैं क्या करूं? यानी मेरे जीभ है उनके नेत्र नहीं है, नेत्र है उनकी जीभ नहीं है, वो बोल नहीं सकते। तो यानी किसी सौंदर्य को शब्दों में बांधना कोई आसान काम नहीं है। उस सखी ने कह दिया कि मेरे से उनका वर्णन नहीं होता, लेकिन मोहन राकेश ने उस अनुपम सौंदर्य को, कन्याकुमारी का जो अद्भुत सौंदर्य है, उस सौंदर्य को बांधने का इन्होंने जो प्रयास किया है वो अपने आप में अनुपम है। प्रातः काल का सूर्य उदय और सूर्यास्त, इन दोनों समयों में जो सामंजस्य उसने बिठाया है और इन्होंने जो कुछ लिखा है वो वास्तव में सौंदर्य की पराकाष्ठा है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। आप सभी से आकर अपनी पुस्तक भी सामने रखें। कन्याकुमारी, सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। सूर्य जब उदय होता है और सूर्य जब अस्त होता है तो सुनहरा वातावरण चारों तरफ, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, परिवेश में वही समाहित है। कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक में दाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। कन्याकुमारी हिंदुस्तान के दक्षिण की आखिरी सीमा है। अभी बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वहां कन्याकुमारी आप जानते हो कि वहां समुद्री इलाका है। कन्याकुमारी के बाद समुद्र लगता है हमारा हिंद महासागर। वहां कन्याकुमारी में एक कैप होटल है, उसमें एक टैंक बना हुआ, बाथ टैंक। तो वहां से बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी, अब समुद्र है, बीच में एक शाह हमारी काली चट्टान, बीच में से द्वीप टाइप में उभरी हुई है। तो चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाकरी आखिरी चट्टान को देख रहा था। उसके बाद में समुद्र का पूरा इलाका शुरू। मैं उस समय आखिरी चट्टान पे खड़ा था और मुझे गर्व हो रहा था कि हिंदुस्तान के आखिरी चट्टान, उसके बाद पानी पानी है। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थी। मैं पीछे मुड़ के देखूं तो कन्याकुमारी का एक मंदिर बना हुआ है, वहां लाल और सफेद जो है लकीरें या पताकाएं चमक रही है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर का ही वो भाग है, बंगाल की खाड़ी बोल दो उसको, और हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों का अद्भुत संगम उस चट्टान से मुझे लग रहा था कि मैं जिस चट्टान पे खड़ा हूं वहां से तीनों का संगम होकर के एक, यानी हिंद महासागर के भाग है, ये बंगाल की खाड़ी बोल दो उसको, और चाहे अरब सागर बोल दो। तो साहब इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। आज मैं उस चट्टान पे खड़ा था, मोहन राकेश कह रहे हैं कि जिस चट्टान पर कभी विवेकानंद जी ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी। तो आज लग रहा था कि मैं स्वयं समाधि एकदम ध्यान योग में, जैसे वहां उस समय विवेकानंद जी लगे थे। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की शाह चट्टानों से टकरा थी। तो वो लहरें जब आती है तो हिंद महासागर की वो आसपास की चट्टानों से टकराती है। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी और चट्टानों से टकरा के कटती हुई लहरें इधर बढ़ रही थी, जिनसे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती। अब वो लहरें आकर के जबरदस्त वेग के साथ आती और पत्थर से, चट्टान से टकराती और जब आकाश में उछलती ऊपर तो एकदम से चूरा बूंदों की तरह, एकदम बारीक बारीक छींटे, जैसे सीकर बोलते हैं जिसको, बारीक छींटों की तरह उड़ करके जैसे बारिश हो रही फुहार, वो गिरती। मैं देख रहा था, अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। यह है शक्ति का विस्तार। ईश्वर ने जो अरब सागर की शक्ति दी है, पहाड़ों की शक्ति है, और विस्तार की शक्ति, ये देखो दोनों बातें, विस्तार की शक्ति, कितना विस्तार फैला हुआ, उसकी अद्भुत शक्ति या शक्ति का विस्तार, दोनों बातें। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। क्षितिज मैंने आपको बताया, ये देखो आप, क्षितिज क्या होता है? जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे, वो होता है क्षितिज। तो कह रहे हैं फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भुला रहा कि मैं हूं।
एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी गिर गई है। धीरे धीरे मैं उसी चट्टान पे खड़ा हुआ, सब कुछ प्रकृति में उस सौंदर्य में खोया हुआ हूँ। धीरे धीरे जल का स्तर मेरी चट्टान में जिसमें मैं खड़ा हूँ बढ़ता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नजर फिर सामने से उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पहुंच गया। मैंने देखा है कि लहरों के चलने से समुद्री जल का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो वहां से अब रवाना हुआ और मैंने सोचा कि अब अपने को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे होते हुए आगे निकल गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे आ रहा था। पश्चिम की तरफ देखें, सूर्यास्त की तरफ, तो सूर्य धीरे धीरे क्षितिज की तरफ जा रहा। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा में एक मोड़ की पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। कुछ क्योंकि वो द्वीप की तरह था तो एक पीला टीला मुझे नजर आया जहां मिट्टी थी। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। मैंने मन में विचार किया कि मैं वहां चलता हूँ, सूर्यास्त आराम से देखूंगा। यात्रियों की कितनी टोलियां उस दिशा में जा रही थी। मैं आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष जिसको आप कह सकते हैं निर्वाण, और अर्थ हुआ जन्म मरण से छुटकारा, या मुक्ति भी कह सकते हो। मुक्त हो जाए आदमी संसार से तो वो मुक्ति भी कह सकते हो। तो कुछ मिशनरीज युवतियां, मैं पीछे पीछे उनके चुपके चुपके मोक्ष का कुछ रहस्य पाने के लिए कि ये क्या कर रही है, कौन से मोक्ष की बातें कर रही है, मैं भी जानूं। जो उनकी बातों से कई रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था। वो इतनी अनुपम सुंदरियां थी कि मैं उस रहस्य की बजाय उनके आकर्षण को भी देख रहा था। और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए शाह सफेद रंग, लबादे जो सामान था उनके पास में, बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी। सैंड हिल पहाड़ी का नाम है जिसकी चर्चा में वहां पहुंचने के बाद से सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे। 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति भी थे। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। उन लोगों को वहां होने से सैंड हिल जो है बहुत रंगीन हो रही थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहन रखा था। तो वो अपना पहनावा था उनका, कन्याकुमारी के सौंदर्य को देखने के लिए वो अपना रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। हवा चलती तो रेशमी जो वस्त्र पहने थे उनमें भी लहरें पैदा हो रही थी, जैसे समुद्र में लहरें पैदा होती है। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह, जैसे वो कोई बहुत बड़ा कैनवस है और उसके ऊपर जैसे कोई छिटके हुए बिंदु हैं, वैसे रंग बिरंगी उनकी पोशाकें उस कैनवस पर कुछ रंगीन बूंदों की तरह लग रही थी। मैं ज्यादा देर अपना मन स्थिर नहीं रख सका। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था। सैंड हिल से पूरा क्षेत्र मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर विस्तार की ओट में लिए था। विस्तार को एक मेरे से भी आगे ऊंचा टीला था, वो शायद और भी विस्तार जो था उसका समुद्र का, उसको छुपाए हुए था वो टीला। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। मैंने सोचा कि यार आप सैंड हिल पर रुके हैं और उसके सामने एक बहुत ऊंचा टीला और है, हम वहां जाकर के एक बार पूरा विस्तार हम देखते हैं, प्रकृति का यह अद्भुत सौंदर्य एक बार अपनी आंखों से अच्छी तरह देख लें। आगे उस टीले की तरफ चल दिया, पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी एक ऊंचा टीला और है। अब मैं जहां गया उस टीले से फिर मैं विस्तार को देखने लगा, लेकिन मैंने क्या देखा कि यार अभी तो इससे भी आगे एक टीला और है जो इससे भी ज्यादा ऊंचा है। तो साहब तो ऊंचा टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कितने टीले पार किए। वो ऊंचाई से सबसे श्रेष्ठ चोटी से मैं उसको देख पाऊं इस लालसा में। तो उस टीले पर पहुंचकर क्षितिज का खुला विस्तार नजर आया और सचमुच से टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दिया। इतना विस्तार
वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वे टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। तो एक ढलान की ऐसी बनी हुई थी कि वो मिट्टी का कुछ भाग था, वहां से आज समुद्र में उतरने का रास्ता। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था, सायंकाल का समय था, सूर्य समुद्र में समाने वाला था, यानी पानी को छूने वाला था, ऐसा लग रहा है। संसार की सबसे ऊंची चोटी हो, सॉरी, तो सचमुच टीले में पहुंचकर खुला विस्तार फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। मैंने अच्छा प्रयत्न किया, कितने टीले पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचाऊं इस विस्तार को देखने के लिए, तो मेरा प्रयत्न सार्थक हुआ, ये बात की मुझे खुशी थी। तो मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो, और मैंने उसी चोटी को पहली बार सर किया हो, यानी अपना नमन किया हो उस चोटी को। ऐसा मैं सोच रहा था कि संसार की सबसे ऊंची चोटी पर मैं बैठा हूं। पीछे दाईं तरफ दूर दूर तक हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। वहां नारियल के वृक्ष खूब होते हैं, तो वो नारियल के वृक्षों के काफी झुरमुट मुझे नजर आ रहे हैं। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। वो जो वृक्ष थे नारियल के, हवा तेज चल रही थी, उनकी टहनियां इधर उधर ऐसे झूम रही थी। वे टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में, रति प्रेमालाप, देखो वैसे रति जो है काम क्रीड़ा होती है, और वैसे रति है कामदेव की पत्नी भी है। इसीलिए कामदेव को रतिपति भी कहते हैं, और रति काम क्रीड़ा भी, काम वासना भी होती है। तो आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त धरती के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। तो वो टहनियां ऐसे लग रही थी कि जैसे कुछ वस्त्र पहनती है वहां की युवतियां, पूरे वस्त्र नहीं पहनती है, तो जैसे प्रेम आलाप में डूबी हुई किसी स्त्री की बाहें कैसे लगती है, वैसे ही वो झुमटे या उनकी टहनियां लग रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी। सूखे पहाड़ के वहां नजर आ रहे थे, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी, बिल्कुल सुनसान वीरान, जहां कोई न हो। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया। वो सुनहरी जो सूर्य की किरणें पड़ती, पीला रंग उस मिट्टी में जो सुनहरी किरणें पड़ती, तो मिट्टी का एक अजीब सा रंग बन जाता। वो दृश्य अपने आप में अद्भुत था। यानी ये सौंदर्य अपने आप में वास्तव में कितना अनुपम है, ये तो वो सौंदर्य कोई वहां जाकर के आंखों से देखे उसको समझ में आया कि उस सौंदर्य की क्या खास बात है। तो साहब सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। ये आपको मैंने बताया कि सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया रंग दे दिया। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसमें उड़ेला गया हो, जैसे अभी ताजा मिट्टी बनाई है और उसमें डाला गया हो। इतना सुंदर वो दृश्य था। मैंने उस रेत पर दूर तक अपने पैरों के निशान को देखा, तो मैं चलता गया आगे और अपने पैरों के निशान की तरफ, यानी प्रकृति के कण-कण में सौंदर्य भरा पड़ा है। मैं अपने आप को अलग महसूस कर रहा था कि जैसे संसार में मैं कौन से कोने में आ गया हूँ। मैं अपने पदचिन्हों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा। न जाने कितने मेरे पहले आ गए होंगे, कितने टूरिस्ट पर्यटक वहां आते हैं, वो सब दृश्य देखते हैं, लेकिन लेखक का जो अनुभव था वो अपने आप में अनोखा था। आप भी वहां जाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसका वीरानापन आपने तोड़ा है। क्यों? कि वो सागर की लहरें जब उस मिट्टी पे आती है तो पदचिन्ह आपके समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अभी आप ताजा उस पर चले तो आपके पदचिन्ह बने हुए हैं। लेखक को ऐसा लगता कि वीरान मिट्टी आज तक उजाड़ बनी रही, यहाँ कोई नहीं आया, शायद मेरे पदचाप पहली बार। और लेखक क्यों, चाहे कोई भी हो, वहां यदि जाए पहली बार तो उसको ऐसा ही महसूस होता है कि ये दृश्य मैंने देखा, इसके अलावा कोई देख नहीं पाया। वो अपने आप में अनूठा है, आत्ममुग्ध करने वाला ये दृश्य होता है। इससे मन में एक सीरन भी हुई, हल्की उदासी भी गिराई। फिर मैंने सोचा कि यार अपन बहुत आगे कितने टीले पार करके कहाँ तक निकल आए, तो न जाने रास्ता हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रास्ता हम भटक गए हैं, क्या होगा। और इस जगह जहां मैं खड़ा हूं शायद कोई पहले नहीं आया होगा, क्योंकि एकदम निर्जन लग रहा वो प्रांत, वहां किसी के आगमन की कोई जानकारी लेखक को तो नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं आनंद को प्राप्त करने के चक्कर में बहुत आगे तक आ गया हूं, तो शायद ये गलती तो नहीं की। ये सोच उसके मन में उदासी या खिन्नता पैदा कर रही थी। सिहरन, डर या भय,
या सिहरना डरना, ये सिहरन मेरे मन में जरूर पैदा हो रही थी। अब देखो, सूर्य का गोला पानी की सतह को छू गया, धीरे धीरे सूर्य नीचे आ गया, पानी के अंदर डूबने लगा। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया। ये सोना ही सोना क्योंकि सुनहरी किरणें सूर्य की उस पर पड़ती तो ऐसा लगता है जैसे वास्तव में सोना ही सोना निकल आया है। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव है। लेकिन पानी और सूर्य डूबता हुआ समय जो पानी का जो परिवर्तन हो रहा था रंग, वो अपने आप में शब्दबद्ध कर पाना मुश्किल है। इतनी जल्दी बन रहा था कि एक क्षण के लिए उसे एक नाम नहीं दिया जा सकता कि क्या रंग बताऊं, कैसा सौंदर्य बताऊं। प्रकृति में शाम के सायंकालीन समय इतने वीरान प्रदेश में, वीरान निर्जन प्रांत में, इधर समुद्री इलाका, सूर्य का अस्त होना और समुद्र पर सूर्य की सुनहरी किरणों का पड़ना किस किस प्रकार के रंगों को चित्रित कर रहा था, वो अपने आप में अनूठा था, उनको बता पाना मुश्किल है। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे सूर्य का लावा जैसे पानी में डूब रहा है, धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहां लहू नजर आने लगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद केवल कुछ लालिमा बची है वहां। वो लालिमा का प्रकाश जब सूर्य की लालिमा का प्रकाश जब पड़ता है उस जल पे, तो जल कैसा होता है, रक्तिम लाल। तो जो जल अभी सुनहरा दिख रहा था वो अब सूर्य के डूबने के बाद हल्की लालिमा पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा समुद्र लाल रंग में या खून के रंग में रंग गया हो, लहू बहता नजर आने लगा जैसे खून ही खून है। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंजनी और बैंजनी से काला पड़ गया, क्योंकि अंधेरा होने लगा। पहले रक्तिम कलर का या रंग का दिखाई दे रहा था वो जल और वातावरण, धीरे 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 अंधेरा और ज्यादा गहराने लगा तो बैंगनी रंग का दिखाई देने लग गया अंधेरा। और फिर जब और ज्यादा अंधेरा होने लग गया तो पानी कैसा लग रहा है, काला। तो साहब मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ से देख लिया। नारियलों की टहनियां इसी तरह हवा में ऊपर उठ रही थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी और पूरे दृश्य पट पर शाही फैल गई थी, बिल्कुल शाही फैलना, अंधेरा छा जाना। धीरे धीरे पूरा दृश्य पटल जो इतना सुनहरा दिखाई दे रहा था अब रात के आगोश में जा रहा है सब कुछ, तो धीरे धीरे सब कुछ विनष्ट हो रहा है। यानी वो सुंदरता की पराकाष्ठा जो मैं अभी अद्भुत था जिसको देख करके, धीरे धीरे वो सौंदर्य समाप्त हो रहा है। एक दूसरे के दूर खड़े झुरमुट शाह पढ़कर जैसे लगातार सिर ढूंढ रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। तो इस प्रकार से वो जो इतने झुरमुट नजर आ रहे थे वो अब कुछ हिलती हुई छायाओं की तरह नजर आ रहे, जैसे हाथ पैर चला रहे हैं। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भीजता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा, क्योंकि वो जो सौंदर्य, सायंकालिक सौंदर्य अभी तक मैं देखता रहा वो धीरे धीरे अब विलुप्त होने जा रहा था। तो मैं मुट्ठियां भीजना मतलब एक तरह से खींच प्रकट करना, मेरे मन में खींच का भाव इसलिए आ गया क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य, और मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं, आप कितनी बार ताजमहल को देख लो, आप कुतुब मीनार को देख लो, आप न जाने कौन कौन से विश्व की एक से एक बड़ा कृत्रिम जो चीजें आपने बनाई है, उसका सौंदर्य एक या दो बार देखने के बाद उससे मन उचट जाता है, भर जाता है। आपने पहली बार सौंदर्य के लिए आपने ताजमहल देखा, आपने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या कारीगरी थी उसकी, बहुत तारीफें करते हैं आप। आपको फिर कोई 10 दिन बाद गए फिर ताजमहल देखने चलते हैं, चलो आप, वो मन नहीं था लेकिन चले गए, देखा उससे कम तारीफ हुई, हाँ यार अच्छा था। तीसरी बार गए फिर देखा कोई मन नहीं था, चौथी बार आपका जाने का ही मन नहीं करेगा, यार देखा हुआ क्या देखे उसको। लेकिन प्रकृति ने जो बनाया, भगवान ने जिसका निर्माण किया, प्रकृति ने सौंदर्य का, उसमें आप 1000 बार जाओ, 1000 बार आपको एक नया अनुभव होगा, एक नए आनंद का सृजन होगा। आप कन्याकुमारी, कश्मीर कहीं भी जाइए, ले जाइए, लद्दाख जाइए, कहीं भी प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ बिखरा पड़ा, 1000 बार जाइए, 1000 बार आपको नया अनुभव होगा और आपका मन बार बार में अपने आप उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। ये प्रकृति के सौंदर्य का जादू है। तो लेखक भला इससे वंचित कैसे रह सकता था? उसने जो कुछ सूर्यास्त का या सूर्योदय का दृश्य देखा वो अभिभूत हो गया। अब धीरे धीरे शाम पड़ने लगे, यानी रात पड़ने लगी, तो वो सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वो धीरे धीरे उससे वंचित रहने लगा। तो अब आज मैंने लगभग आधा चैप्टर आपका पूरा करवाया है, उसके बाद का बचा हुआ भाग अगले अंक में हम करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लेखक का परिचय बहुत अच्छी तरह अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इनके दिए हुए शब्दार्थ पाठ में दिए हुए हैं उनको भी आप बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे और पूरी तन्मयता से अपना अध्ययन सुचारू रखेंगे। मैं एक बार आपको सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।